हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची। आज के हमारे इस वीडियो में हम अनुसूची के दोषों के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं अनुसूची के दोष के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ केवल और केवल अच्छी या फिर कोई भी चीज़ केवल और केवल बुरी नहीं हो सकती। अगर किसी भी चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ पाई जाती हैं तो उसमें कुछ बुराइयाँ भी पाई जाती हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में अनुसूची के बारे में जाना था, जिसमें हमने न केवल अनुसूची के बारे में जाना बल्कि अनुसूची की कुछ विशेषताओं के बारे में भी जाना। लेकिन इतनी सारी विशेषताओं के बावजूद अनुसूची में भी कुछ दोष पाए जाते हैं, कुछ कमियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम हमारे आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए उन वीडियो को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अनुसूची में भी कुछ दोष पाए जाते हैं, जिनमें से एक है अधिक समय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुसूची सूचनाओं को इकट्ठा करने का एक जरिया है, एक विधि है, जिसके जरिए अनुसंधानकर्ता अपने शोध विषय से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करता है। इसमें होता क्या है कि वो अपने शोध विषय से जुड़े हुए प्रश्नों की एक लिस्ट तैयार करता है और उस लिस्ट को या तो खुद लेकर जाता है सूचनादाता के पास सूचनाओं को लेने के लिए, या फिर अपने किसी सहकर्मी को भेजता है जो कि सूचनादाता के पास जाता है और उनसे पूछ कर सभी सूचनाएं उस अनुसूची में फिल करता है। मतलब उसमें जो भी क्वेश्चंस लिखे होते हैं उनके आंसर्स को फिल करता है। लेकिन इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब मान लीजिए कोई अगर अनुसंधानकर्ता से 10 किलोमीटर दूर है तो अनुसंधानकर्ता को 10 किलोमीटर दूर जाकर उससे पूछना पड़ेगा। कोई अगर 20 किलोमीटर दूर है तो 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि इसका सबसे बड़ा दोष है। न केवल इतना बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि जब अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सूचनादाता मिलता ही नहीं है। मतलब जिससे उनको सूचनाएं लेनी है वो व्यक्ति वहाँ पर होता ही नहीं है, और होता भी है तो वो पहली बार में एग्री ही नहीं होता है कि वो उनके आंसर्स को देगा। तो ऐसी स्थिति में उनको बार बार वहाँ पर जाना पड़ता है जहाँ पर सूचनादाता रहता है, क्योंकि अगर उनको सूचनादाता से सूचनाएं चाहिए, आंसर्स चाहिए अपने क्वेश्चंस के, तो उसके लिए उनको सूचनादाता से मिलना पड़ेगा। और मिलने के लिए जब तक कि वो राज़ी ना हो जाए तब तक उनके पास जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता का ज़्यादा से ज़्यादा समय तो लगता ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ बार बार आने जाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। अनुसूची में पाया जाने वाला एक और दोष यह है कि इसका प्रयोग केवल सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया कि इस प्रविधि में अगर सूचनाओं को इकट्ठा करना है तो उसके लिए अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता के पास जाना होता है, और कई बार सूचनादाता बहुत दूर दूर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बहुत दूर रह रहे होते हैं तो उनसे संपर्क स्थापित करने में, उनके पास तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनसे आसानी से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता, मतलब उनसे आसानी से नहीं मिला जा सकता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आप यूपी में रह रहे हैं, वही आपका फ्रेंड आपसे दूर किसी दूसरे स्टेट में रह रहा है, तो उसके पास तक पहुंचने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपका फ्रेंड आपके पड़ोस वाले घर में ही रह रहा है तो आप उससे पर डे मिल पाएंगे, है ना, उसमें आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर होता है। अगर सूचनादाता बहुत दूर दूर रह रहे होते हैं तो इन सब में अनुसंधानकर्ताओं को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो प्रविधि है, इस विधि का यूज़ विस्तृत क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुसूची में अगर सूचनाओं को इकट्ठा करना है तो उसके लिए सूचनादाताओं से मिलना पड़ता है। उनसे मिलकर, उनसे बातचीत करके उनके विचारों को जानना पड़ता है और अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे लेने पड़ते हैं। ये सब इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कई बार जब अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से मिलने के लिए जाता है तो सूचनादाता अपने घर पर ही नहीं होता है, या फिर कहीं बाहर गया होता है, या फिर वो अनुसंधानकर्ता से मिलने से ही मना कर देता है। ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न होती रहती हैं, ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं, जिसका सीधा प्रभाव अनुसंधान कार्य पर पड़ता है। ऐसा आपके साथ भी कई बार होता होगा, जब आप अपने फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर जाते होंगे तो आपका फ्रेंड अपने घर पर नहीं होता होगा, या फिर कहीं बाहर गया होगा, या फिर अगर वो होगा भी तो वो किसी काम में बिजी होगा और वो बोलेगा यार बाद में बात करूँगा, बाद में आना, अभी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी मैं इस काम में बिजी हूँ। ऐसा हो जाता है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि हम जिनसे मिलने के लिए जाते हैं, जिनसे बात करने के लिए जाते हैं, उनसे हम ना तो मिल पाते हैं और ना ही बात कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ जब इस विधि में आती हैं, इस प्रविधि का प्रयोग करते समय आती है, तो उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? शोध कार्य पर पड़ता है। इसलिए इस विधि की ये जो समस्या है, संपर्क की समस्या, इस विधि का एक प्रमुख दोष माना जाता है। इन सब के अलावा इसमें पाया जाने वाला एक अन्य दोष यह है कि इस विधि में कई बार शोधकर्ता या फिर सूचनादाता एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं। अब चाहे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के व्यक्तित्व से प्रभावित हो, चाहे सूचनादाता अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाए, लेकिन इसका सीधा सीधा प्रभाव उनके जवाब लेने या फिर जवाब देने की प्रक्रिया पर पड़ता है, जिसकी वजह से शोध कार्य प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो आपके कई सारे फ्रेंड्स होंगे। क्या आपके सभी फ्रेंड्स एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। सभी अलग अलग तरह के होंगे। हर एक का व्यक्तित्व अलग होगा, हर एक का रहन सहन अलग होगा। आपका कोई फ्रेंड ऐसा होगा जिससे आप मिलते होगे तो उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते होगे। कोई फ्रेंड ऐसा होगा जो आपसे प्रभावित होता होगा। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी से प्रभावित होते हैं तो अक्सर हम वैसा ही बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। जिसके व्यक्तित्व से हम प्रभावित हैं, हम वैसा ही बोलते हैं जो वो सुनना चाहता है, या फिर उससे बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं जिससे कि वो हमसे प्रभावित हो जाए। लेकिन परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इस सिचुएशन में हम जो भी बात करेंगे, क्या वो बात सही होगी? बिल्कुल भी सही नहीं होगी। हमारी बातों में पक्षपात आ जाएगा। वैसा ही तब भी होता है जब सूचनाओं को इकट्ठा करते समय अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से प्रभावित होता है या फिर सूचनादाता अनुसंधानकर्ता से प्रभावित होता है। उनके आंसर्स में पक्षपात आ जाता है, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट निकलता है तो वो सही नहीं निकलता है, क्योंकि जब जानकारियाँ ही गलत है तो उनसे रिज़ल्ट सही कैसे निकल सकता है। तो इसलिए ये भी इसका एक प्रमुख दोष माना जाता है। न केवल इतना बल्कि कुशल कार्यकर्ताओं की समस्या भी इसका एक प्रमुख दोष है, क्योंकि यहाँ पर सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए सूचनादाता के पास खुद ही जाना पड़ता है। अब अनुसंधानकर्ता तो हर एक के पास नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में वो अपने सहकर्मियों को भेजता है, अपने कार्यकर्ताओं को भेजता है, और कार्यकर्ता अगर कुशल नहीं होंगे, वो अपने कार्य में निपुण नहीं होंगे, तो वो गलत चीज़ें लेकर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि गलत जानकारियाँ लेकर आएंगे। जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। कार्यकर्ताओं को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेने के बाद काम करना शुरू करते हैं और फिर बीच में ही काम छोड़कर चले जाते हैं। तो सिचुएशन चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे बिना किसी प्रशिक्षण के कोई कार्यकर्ता काम करने के लिए आ जाए या फिर प्रशिक्षण लेने के बाद काम को आधे में ही छोड़कर चला जाए, दोनों ही स्थिति में, दोनों ही सूरत में नुकसान किसका होता है? शोध कार्य का होता है। इसका सीधा सीधा प्रभाव शोध कार्य पर पड़ता है। इस बात को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? किसी न किसी को अपने घर पे लेके आएंगे खाना बनाने के लिए। अब अच्छा खाना बनाने वाला इतनी आसानी से तो नहीं मिल जाएगा। कितनी मशक्क़त करके आप अच्छे खाना बनाने वाले को ढूंढेंगे जो आएगा आपके घर पे खाना बनाने के लिए। अब मान लो वो 2-4 दिन काम करता है, इतनी मुश्किल से उसको ढूंढ कर आप लेकर आए, उसने 2-4 दिन आपके घर पे काम किया, आपको खाना बनाकर खिलाया और फिर वो 4 दिन के बाद चला गया। तो इस
से परेशानी किसको होगी? परेशानी तो आपको उठानी पड़ेगी। ठीक वैसे ही एक तो कुशल कार्यकर्ता मिलते नहीं हैं और जब वो मिलते हैं तो वो बीच में ही काम छोड़कर चले जाते हैं, तो इससे जो परेशानी होती है वो अनुसंधानकर्ता को होती है। इसका सीधा प्रभाव उसके शोध कार्य पर पड़ता है। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि अनुसूची में कुछ दोष तो पाए जाते हैं, कुछ जो कि इसके निर्माण से जुड़े हुए हैं और कुछ वो जो कि इसका प्रयोग करने वाले अनुसंधानकर्ता से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ध्यान से इसका प्रयोग किया जाए, प्रयोग करने से पहले इसका परीक्षण कर लिया जाए, इसका निर्माण सही तरीके से किया जाए, तो इसके ज़रिए कई आवश्यक सूचनाओं को इकट्ठा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी अनुसूची के दोषों के विषय में। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स टाइमली मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।